गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स की क्लास में बात करेंगे कूलाम के नियम पर। इससे पहले हमने स्टार्टिंग की जो मेरी पहली क्लास थी, फर्स्ट वीडियो जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बलों, उनके मध्य उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों या उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य जो बल लगता है, दोनों के मध्य जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है, उसका मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक आवेश के चारों ओर, मान के चलो ये एक क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में अन्य किसी आवेश को लाया जाता है तो इस आवेश की प्रकृति के आधार पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को मान को ज्ञात करने के लिए जो नियम बनाया गया, उस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? कूलाम नियम से हम जानते हैं। अब कूलाम नियम क्या है, क्या समझाया कूलाम ने, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या कहता है देखिए कूलाम के अनुसार दो बिंदुवत आवेश, मेरे पास एक बिंदुवत आवेश है Q1 और इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदुवत आवेश उपस्थित है Q2। दोनों के मध्य दूरी मैंने आपको अभी बताई है कितनी है, r दूरी पर दोनों स्थित हैं। तो इन दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। पहला कथन क्या है कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर दोनों समीकरणों से बात करें तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती है Q1 Q2 के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती है उनके मध्य की दूरी के, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अगर ये समानुपाती चिन्ह हटा दिया जाए तो F इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2/r², जहां के एक नियतांक है
एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। क्या है के एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। कूलाम नियतांक के नाम से इसे जाना जाता है। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अगर हम बात करें यहाँ पर साथ में इसके बारे में कि यहाँ F क्या है, तो F होगा कूलाम बल, या इसे कहते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की प्रकृति का होगा। क्योंकि हम सभी 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, तो यहाँ भी हम एक स्पेशल पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जिस तरह बल सदिश राशि होती है उसी प्रकार कूलाम बल भी एक सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश बहिर्मुखी या अंतर्मुखी होती है। क्या कह रहा कि जो बल यहां लगा हुआ है कूलाम बल, ये एक सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी जो दिशा हमें प्राप्त होगी वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश बहिर्मुखी या अंतर्मुखी प्राप्त होती है। अगर आवेश धनात्मक है तो बहिर्मुखी होगी, और आवेश अगर ऋणात्मक है तो अंतर्मुखी प्राप्त होगी। यो हो गया किसके बारे में? कूलाम बल की दिशा के बारे में। जैसा अभी हमने आपको बताया कि के एक नियतांक है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कूलाम नियतांक के नाम से जानते हैं। तो हम बात करेंगे के का मान कितना होगा, इसका मान कितना प्राप्त होता है। तो एसआई पद्धति के आधार पे अगर देखें, एसआई पद्धति से तो के का जो मान होगा वो होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और अगर सीजीएस पद्धति के आधार पे देखें, सीजीएस पद्धति से अगर देखा जाए तो के का मान प्राप्त होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम का होल स्क्वायर। तो दो मान हमें के प्राप्त होते हैं। पहला हमें मान प्राप्त होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति के आधार पर हमें प्राप्त होता है के का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलाम स्क्वायर। ये दो मान हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगर आगे बात करें तो हमने के का मान तो ज्ञात कर लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं के का मात्रक
वह इसकी विमा का मान हम जानना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको मेरी एक वीडियो में बताया था, कल मैंने आपको समझाया है कि किसी भी भौतिक राशि का अस्तित्व बिना मात्रक के नहीं होता है। हमें मात्रक का पता होना आवश्यक है। एग्जाम की दृष्टि से भी हमें हर स्थान पर जहां भौतिक राशियों का उपयोग किया गया है वहां मात्रक अवश्य लगाने पड़ते हैं। मात्रक न लगाने पर हमारे नंबर्स कटते हैं, इसलिए हमें प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक निकालना आना चाहिए, जो आपको 11वीं क्लास में सिखाया भी गया है। तो अगर हम के मात्रक की बात करें और उसकी विमा की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम सबसे पहले समीकरण 3 से देखेंगे। किसमें देखें? समीकरण 3 में देखते हैं क्या है। समीकरण 3 देखिए, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से किसका मान ज्ञात कर सकता हूँ? K का मान ज्ञात करें। क्या मिलेगा? देखो, K बराबर R स्क्वायर का पक्षांतरण कर दो तो क्या हो गया? F R स्क्वायर Q1 Q2। क्या मिलेगा? समीकरण 3 से हमें K का मान F R स्क्वायर Q1 अपॉन Q1 Q2। इससे अगर हम मात्रक बनाएं K का तो F अर्थात न्यूटन, R दूरी है तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 तो हो गया कूलाम स्क्वायर, क्योंकि एक आवेश का मात्रक कूलाम होगा तो कूलाम गुणा कूलाम कितना हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मात्रक हमें K का प्राप्त होगा SI पद्धति में। क्या मात्रक मिला है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अगर CGS पद्धति में देखें, CGS पद्धति में तो देखें K का CGS पद्धति में मात्रक बनता है, न्यूटन को कहा जाता है CGS में डाइन, मीटर स्क्वायर को कहा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर और कूलाम को CGS में कहा जाता है स्टेट कूलाम। तो CGS में मात्रक बन गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कूलाम का स्क्वायर। किस में मान मिला बेटा हमें? ये स्टूडेंट्स हमें मान मिला है K का, मात्रक मिला है हमें K का प्राप्त होता है। अब बात करें हम इसमें विमा की कि विमा कैसे बनेगी, विमा कैसे तैयार की जाएगी। तो विमा के बारे में जरा हम बात करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। न्यूटन बल का मात्रक है और बल की विमा होती है M1 L1 T-2। इसके बाद हम बात करें मीटर स्क्वायर, तो इसकी विमा बनेगी L2 अपॉन कूलाम स्क्वायर। कल मैंने आपको समझाया है आवेश का मात्रक और आवेश की विमा, तो वहाँ मैंने आवेश का मात्रक आपको बताया था एम्पियर इंटू सेकेंड। तो उसके आधार पर हमारी विमा बनी थी A1T1। अगर हम इसके आधार पर विमा देखें तो क्या बनेगी विमा? देखिए, M1 L1 और L2 हम जानते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आपके पास बन गया L3 L1 L2 कितना हो गया? L3 हो गया। T अब देखिए T-2 ऊपर है
जैसे ये T1 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस में जाएगा, तो T1 और T-2 होगा T-3। A अगर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो हो जाएगा A इन्वर्स 1। तो K की विमा बन जाएगी M1 L3 T-3 A-1 हमें इसकी विमा प्राप्त होती है। किसकी? K की विमा हमें प्राप्त होती है। ये बात आपको 11वीं क्लास में भी सिखाई गई थी कि मात्रकों के आधार पे हम विमाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसा हमने K के बारे में पढ़ा है, तो K का एक मान हमें और प्राप्त होता है, K की एक वैल्यू हमें और प्राप्त होती है। क्या वैल्यू प्राप्त होती है, क्या मान हमें प्राप्त होता है K के बारे में अगर हम बात करें तो हम K के बारे में ये बात हम कर सकते हैं, या K का हम एक और मान हम ज्ञात करें कि हम जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान भी हमें किसका प्राप्त होता है? K का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर ये मान K का ये मान अगर समीकरण नंबर 3 में रखें, समीकरण 3 से, तो F बराबर होगा, K का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो क्या मान बना F का? जैसे ही हम K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो F का मान बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये मान हमें प्राप्त होता है। इसे कह दिया हमने समीकरण नंबर 4। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है, ये निर्वात में स्थित इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल है। कहाँ पर? निर्वात में दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मान इस सूत्र से, इस मान से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस K के इस मान से या इस सूत्र से हमें समझ में आता है कि K का मान माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात K का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग प्राप्त होगा। और अगर K का मान माध्यम पर निर्भर करता है तो कूलाम बल का मान भी माध्यम पर निर्भर करेगा। तो हम निर्वात में तो हम याद कर चुके हैं, क्या प्राप्त हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अगर माध्यम के लिए बात करें, किसके लिए देखा जाए? माध्यम के लिए यदि देखा जाए तो माध्यम में कूलाम बल Fm बराबर क्या होगा? जरा देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या लिखते हैं हम? एप्सिलॉन लिख देते हैं। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। क्या मान बनेगा हमारे लिए? Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। अर्थात जब दो बिंदुवत आवेशों के मध्य में
कोई माध्यम उपस्थित हो, फॉर एग्जाम्पल हम कोई धातु की प्लेट यहाँ रख दें, कोई कुचालक वस्तु यहाँ रख दें, तो इनके मध्य अगर कोई माध्यम रख दिया जाए तो यहाँ लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। तो हम दो माध्यम अर्थात निर्वात में और माध्यम में क्या ज्ञात कर सकते हैं? कूलाम बल ज्ञात कर लेते हैं। यदि इन दोनों के मध्य निर्वात में उत्पन्न कूलाम बल और माध्यम में उत्पन्न कूलाम बल में एक संबंध स्थापित करें, एक संबंध अगर हम बनाएं तो उसके लिए हमें निर्वात में उत्पन्न कूलाम बल अर्थात समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देना पड़ता है। क्या जानना चाहते हैं हम? माध्यम व निर्वात में कूलाम बल में संबंध। तो कैसे ज्ञात करेंगे संबंध? समीकरण 4 में किसका भाग दे दें? समीकरण 5 का भाग दे देते हैं। तो समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर क्या मान मिलेगा? देखो, F अपॉन एफ एम, 4 में 5 का भाग दिया तो समीकरण 4 में लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान लिखा हुआ है हमारे पास। क्या लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटे समीकरण नंबर 5 में क्या लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से निरस्त होती हैं, तो क्या बचेगा? F अपॉन एफ एम बराबर, यहाँ से शेष रह गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या संबंध बना? F अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मान हमें प्राप्त होता है, ये संबंध हमें प्राप्त होता है निर्वात में उत्पन्न कूलाम बल और माध्यम में उत्पन्न कूलाम बल में। यहाँ इन संबंधों को हम इस तरह से एफ एम अपॉन एफ बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इन दोनों में क्या ज्ञात किया जा सकता है? संबंध। किस किस में? निर्वात में स्थित कूलाम बल और माध्यम में उत्पन्न कूलाम बल में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो माध्यम हमने यहाँ पैदा किया है किस किस के बीच? Q1 और Q2 के बीच। दो तरह से हमने माध्यम देखे, एक हमने देखा है क्या? निर्वात माध्यम, और दूसरा हमने कोई ना कोई माध्यम हमारे पास देखा है। तो उनका परावैद्युतांक कितना प्राप्त होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, कल इसकी वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एफ एम अपॉन एफ या एफ अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। जो माध्यमों की शीलताएँ लिखी हैं इनके माध्यम से उत्पन्न होने वाले माध्यमों के परावैद्युतांक के बारे में हम कल बात करेंगे।